सीडीपी के वीडियो को लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, अब हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, बल्कि उसके बारे में थोड़ा विश्लेषण भी करेंगे। वो आंसर क्यों सही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की तरफ बढ़ता है? ऑप्शन है प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत, सेफ्लोकाउडल सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत। ये बाल विकास से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, सेफ्लोकाउडल सिद्धांत। इसका थोड़ा सा हम लोग डिटेल भी देखेंगे। व्याख्या कह रहा है कि इसे मस्तक अधोमुखी नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार बच्चा सबसे पहले अपने सिर पर नियंत्रण करना सीखता है, फिर धड़ पर और आखिर में पैरों पर खड़ा होना सीख लेता है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है, ये सिद्धांत हमें बताता है कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके पश्चात सबसे पहला वो अपने सिर पर कंट्रोल करना सीखता है और इसके बाद अपने अन्य बॉडी पर, जैसे कि अपने कंधे से नीचे वाली बॉडी पर और लास्ट में अपने पैर पर कंट्रोल करना सीखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा वस्तु अस्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण सीखता है? ऑप्शन ए है संवेदीगामक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा, संवेदीगामक अवस्था। व्याख्या देखेंगे दोस्तों। कह रहा है यह जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है, यानी कि संवेदीगामक अवस्था। इसमें बच्चा यह समझने लगता है कि जो चीज़ें उसकी आंखों के सामने नहीं है उसका भी अस्तित्व इस दुनिया में है, जैसे छिपे हुए खिलौनों को ढूंढना। दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये है कि 2 वर्ष के पहले बच्चे जब होते हैं तो उनके सामने से कोई वस्तु अगर हम हटा लेते हैं, जैसे उनके खिलौने हैं, अगर उसको हम छिपा लें और बोल दें कि इसको कौवा ले गया, तो मान लेता हाँ ठीक है कौवा लेके चला गया। लेकिन जब वो 2 वर्ष का हो जाता है, यानी कि उसके अंदर जब ऑब्जेक्ट परमानेंस विकसित होने लगता है, तो उस समय जब हम उसके खिलौनों को छुपा देते हैं, यानी कि उसको अपने हाथ को पीछे ले जाके छुपा लेते हैं और उससे बोले कि आपके खिलौनों को कौवा लेके चला गया, तो वो मानता नहीं है और वो रोता है। उसे पता होता है कि वो मेरे खिलौने को आप छुपा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोहलबर्ग से है। कोहलबर्ग के अनुसार लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून और व्यवस्था की भावना किस स्तर में आती है? ऑप्शन ए है पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक स्तर। व्याख्या देखेंगे, इस स्तर पर बच्चा समाज के नियमों और कानूनों को सर्वोपरि मानता है। वह सोचता है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है। दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने की चीज़ नहीं है। यह एक स्तर होता है जिसमें बच्चा नियम और कानून को बहुत ऊपर मानता है। उसको लगता है कि अगर हम नियम कानून तोड़ेंगे तो निश्चित तौर पे हमें दंडित किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे खुद से जो निजी संवाद करते हैं यानी कि प्राइवेट स्पीच करते हैं उसे क्या कहते हैं? आत्मकेंद्रित वार्ता, सामाजिक वार्ता, आत्मकेंद्रित सोच या निजी भाषण। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, निजी भाषण या आंतरिक भाषा। इसका जो व्याख्या होगा दोस्तों, वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे खुद से बात करके अपने व्यवहार और कार्यों को दिशा देते हैं। यह उनके खुद के विचारों को नियंत्रित करने का एक साधन है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि बच्चा जब खुद से बात करता है तो वो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करता है, अपने आप को सही दिशा प्रदान करता है। नहीं, चीज़ों को ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होता है। आप कभी बच्चों को, छोटे बच्चों को खेलते हुए देखिए तो वो खुद से ही बातें करते हैं, चाहे वो अकेले ही क्यों ना हो। तो इसी बात को पियाजे ने, दोस्तों पियाजे ने क्या बोला था? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आत्म केंद्रित वार्ता। पियाजे कहते हैं कि जब बच्चा खुद से बात करता है तो वो आत्म केंद्रित यानी कि खुद को ईगो में
अपने आप को सबसे सुपर मानते हुए बात करता है। लेकिन वाइगोस्की कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करता है, यानी कि उसका आंतरिक भाषा है जिसको वो व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के अनुसार जब तक छात्र सीखने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक वह नहीं सीख सकता। यह कौन सा नियम है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम या डी बहु अनुक्रिया का नियम? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप लोगों पे भी लागू होगा। जब तक आप सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक आप कोई चीज़ नहीं सीख पाएंगे दोस्तों। यस, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, तत्परता का नियम। व्याख्या देख लेंगे। इसे लॉ ऑफ रेडीनेस कहते हैं। यदि बच्चा मानसिक या शारीरिक रूप से किसी चीज़ को सीखने के लिए तैयार नहीं है तो ज़बरदस्ती सिखाने पर वह असफल रहेगा। जैसे अगर आपका पढ़ने में खुद मन नहीं लग रहा है तो मैं या आपके परिवार वाले या आपका दोस्त कितना भी मोटिवेट क्यों ना कर दे, आप नहीं पढ़ेंगे, है ना। यानी कि अंदर से पढ़ने की इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए, जिसे थॉर्नडाइक की भाषा में हम बोलते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि तत्परता का नियम। आप खुद पहले तत्पर होइए कि हाँ हमें इस चीज़ को करना है, उसके बाद चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जैसे आप कहेंगे कि आपका पढ़ाया वो समझ में नहीं आ रहा है, क्यों समझ में आएगा? क्या आप तत्पर हैं समझने के लिए? आपका माइंड एक्टिव है कि जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो मुझे समझना है? अगर वो एक्टिव हैं तो निश्चित तौर पे आपको समझ में चीज़ें आएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पावलोव के प्रयोग में घंटी की आवाज़ किस प्रकार की उद्दीपक स्टिमुलस है? ऑप्शन ए स्वाभाविक उद्दीपक, बी अनुबंधित उद्दीपक, सी स्वाभाविक अनुक्रिया या डी तटस्थ अनुक्रिया? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुबंधित उद्दीपक, यानी कि CS। इसका जो हमारा व्याख्या है, कह रहा कि घंटी की आवाज़ एक कृत्रिम या अनुबंधित उद्दीपक कंडीशनल स्टिमुलस है। बार बार भोजन के साथ घंटी बजाने से कुत्ता घंटी की आवाज़ से ही लार टपकाना सीख जाता है। दोस्तों जब आप इसका सिद्धांत पढ़ेंगे, पावलोव का सिद्धांत, तो वो क्या करता था, कुत्ते को भोजन देने से पहले घंटी बजाता था और घंटी बजाने के बाद उसको भोजन देता था। तो ये प्रक्रिया बार बार होते 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 जो कुत्ता था वो घंटी के साथ ही अपने आप को अनुकूलित कर लिया। बाद में क्या होता है, जैसे ही पावलोव घंटी बजाते हैं कुत्ता लार टपकाना शुरू कर देता है। मतलब भोजन आने से पहले ही लार टपकाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लगता था कि घंटी बजी है तो भोजन मिलेगा। यानी भोजन मिलने का कंडीशन क्या था, घंटी का बजना। इसलिए इसको बोलेंगे कंडीशन स्टिमुलस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्किनर के अनुसार व्यवहार को दोहराने की संभावना को बढ़ाने वाला तत्व क्या कहलाता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, व्यवहार को दोहराने की संभावना को बढ़ाने वाला तत्व। ऑप्शन ए दंड, बी विलोपन, सी पुनर्बलन या डी उद्दीपन? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट। कह रहा पुनर्बलन जैसे कि शाबाशी या पुरस्कार मिलने पर छात्र उसे अच्छे व्यवहार या पढ़ाई की आदत को बार बार दोहराता है। यह सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार का होता है। दोस्तों मोटिवेशन, जैसे कि मैंने पुनर्बलन कहा, जी हाँ, आप कोई काम करते हैं और आपको पुनर्बलन अगर मिलता है तो आप उसे दोबारा करने के लिए कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं। जैसे यदि आप यूपी टेट की परीक्षा में अच्छा स्कोर करेंगे, बहुत ही अच्छा स्कोर अगर आप कर ले जाएं, तो आप यूपी सुपर टेट के लिए स्वप्रेरित रहेंगे। आपका मन करेगा कि हाँ मुझे और मेहनत करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोहलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि इनसाइट लर्निंग का प्रयोग किस चिंपैंजी पर किया था? सुल्तान पर, शेरू पर, टॉमी पर या किंग कॉन्ग पर? कुल मिला के ये पूछना चाह रहा है कि कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था उसका नाम क्या था। बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है। यस, ऑप्शन ए सुल्तान नाम था। इसमें कुछ समझने वाली चीज़ें हैं नहीं, इसमें यही चीज़ें बताई गई हैं कि वो चिंपैंजी था, उसका नाम सुल्तान था, और केला, पिंजरे के उसके ऊपर केला रखा हुआ था जहाँ तक वो सुल्तान पहुँच नहीं पा रहा था। तो उसने अचानक से, उसको एक सूझ आती है, दिमाग उसका काम करता है कि बक्से थे, कई छोटे छोटे बॉक्स थे, उसी को एक के ऊपर एक रख कर और उस पर चढ़ के वो केले को प्राप्त कर लेता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत टू फैक्टर थियरी किसने प्रतिपादित किया था? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, थ्रस्टन या गिलफोर्ड? यस, राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने माना कि बुद्धि में दो कारक होते हैं, पहला जी फैक्टर यानी कि सामान्य कारक जो जन्मजात होता है, और दूसरा यस फैक्टर यानी कि विशिष्ट कारक जिसे हम अभ्यास से अर्जित करते हैं। यानी कि इन्होंने बुद्धि को दो भागों में विभाजित किया, पहला जी फैक्टर और दूसरा यस फैक्टर। जी फैक्टर हमारा जन्मजात होता है, हम जन्म जब लेते हैं वो हमारे साथ आता है, और यस फैक्टर हम समाज में रहकर उसको अर्जित करते हैं। अगला क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर या किसी डांसर में किस प्रकार की बुद्धि की प्रधानता होती है? कोई खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट खेलते हैं, उन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है, और अगर उन्हें आप नहीं जानते हैं तो मान लीजिए कोई एक डांसर है, कह रहा उनमें किस प्रकार की बुद्धि की प्रधानता होगी? भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि या स्थानिक बुद्धि? यस, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक गतिक बुद्धि। दोस्तों जितने भी शारीरिक एक्टिविटी वाले हैं, जैसे कि स्पोर्टमैन हो गए, डांसर हो गए, है ना, ये सब इनके अंदर जो होती है शारीरिक गतिक बुद्धि की प्रधानता होती है। जो डांसर होते हैं दोस्तों, उन्हें आप हल्के में नहीं ले सकते, ये एक कला है, उनके अंदर ये बुद्धि होती है। बुद्धि का वो पार्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, जो इतने अच्छे से वो अपने बॉडी को तोड़ मरोड़ कर आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ ये तरीका अच्छा है, विश्लेषण करके पढ़ना हमें अच्छा लग रहा है, तो हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।